बच्चों, जैसा कि टेंस तुमको हम पिछली की क्लास में पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो टेंस जो है मैंने आपको बता रखा है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और टेंस का रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप पैसिवाइज करेंगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें जो है बगैर टेंस को रिवाइज किए हुए आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम टेंस का कोई बार फिर से रिवाइज करें। तो टेंस में सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला भाग होता है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तुम लोगों को हमने सेंटेंस के प्रकार बताए हैं, तो उसमें सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले यहाँ पे जो उदाहरण दिए हुए हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, तुम बुद्धिमान हो, पिताजी साहसी। ये क्या है, ये तीनों क्या है, सामान्य वाक्य आएंगे। इसमें जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है। अब मैं हॉकी खेलता हूँ, वह एक पत्र लिखता है, सूर्य पूरब में निकलता है, अच्छे लड़के सच बोलते हैं, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो वाक्य 4 से लेकर के वाक्य 10 तक जो है वो तुम्हारा इसमें क्या है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए हैं। और जो है ये इंडेफिनिट का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो कार्य चल रहा है, वर्तमान समय में जो कार्य होता है उसके लिए इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसके अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है। उसके बाद जो है शुरू के 3 सेंटेंस जो आपने पढ़े 1 से 3, उसमें लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर वाक्य के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं तब इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो जो इसके ट्रांसलेशन के नियम है, उन नियमों को ध्यान से फिर से एक बार देखिए। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपके उदाहरण 4, 7, 8 और 9, इसमें आई, वी, यू, दे आया है और प्लूरल बहुवचन नाउन है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ही, सी, इट, फादर, मदर और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। आपके टेंस 3 होते हैं, हमने बताया ना आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव सेंटेंस में वो भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है। तो जब भी वर्ब में यस या ईएस लगी हो और नाउन सिंगुलर हो, उसके साथ आपको जान जाना चाहिए कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन के पहले दा नहीं लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं ऊपर में, और दूसरा है कुत्ते भौंका करते हैं। ठीक है। तो भौंकते हैं और करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, ये आदत प्रकट करना है। ठीक है। इसमें हमने दा नहीं लगाया है। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य और आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ठीक है। इसका नेगेटिव अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। अफर्मेटिव में हमने वर्ब में यस या यस लगाया सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है। किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है ना। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू और डज होती है। ठीक है। अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का, कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्ब में यस या यस लगाएंगे जो है एक वचन के साथ, और बहुवचन में वो भी नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करेंगे। ठीक। कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं और नीचे उसके नियम दिए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे शीला एक वचन करता है, एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा।
वी के साथ डू का होगा, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर चौथा वाक्य में कभी नहीं है और कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाएंगे। ठीक है, उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर लगाएंगे, नेवर मिस हो जाएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव वाक्य में प्राय नॉट का प्रयोग होता है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। आई वी यू देव प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन करता है, जैसे महेश, शीला, ऊपर उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, महेश शीला ही नहीं, कोई भी नाम हो सकता है, तो उसमें जो है हम डज नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें नोट मतलब विशेष बात यह है कि नेवर के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर नाउन के साथ कर्ता होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ते हैं, और प्लूरल नाउन के कर्ता होने पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, फिर उसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या जो दी हुई है अगर उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब इज एम आर के वाक्यों में इनके पश्चात और कॉम्प्लीमेंट के पूर्व नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। जैसे कि शुरू के सबसे शुरुआत में जो आपके 3 उदाहरण दिए हुए हैं इज एम आर के, उसमें हम इज और इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाक्य का तीसरा प्रकार मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, 2 तरह से वाक्य होते हैं। ठीक है, एक होता है जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं और दूसरे क्या होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं। जैसे जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे जितने भी उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें सब में क्या पहले आया है। ठीक है, जब क्या पहले आता है तो पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे कि बता चुके हैं कि एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, योर मदर यहाँ पर है, योर मदर एक वचन करता है इसलिए डज का प्रयोग हुआ है, और दिस बॉय एक वचन है, डज का प्रयोग हुआ है, और महेश वह लड़का और मैं ये क्या है, साधारण वाक्य है, इसमें सहायक क्रिया इज और एम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया है तो वर्ब में जब ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम वाक्य में यस या यस तब लगाते थे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, मतलब डू डज नहीं लगता था। जब डू या डज लगा देंगे तब यस या यस हम वाक्य में कहीं और नहीं लगाएंगे, चाहे वो एक वचन करता हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने डज पहले ही लगा दिया है, यस पहले लग चुका है। ठीक है, तो ये उदाहरणों को आप पढ़िएगा। उसके बाद इसको करने के नियम देखिए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए वाट का प्रयोग नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, अगर वाक्य में पहले क्या है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी पहले आपने नेगेटिव में पढ़ा है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ बहुवचन नाउन के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग हो तो कर्ता के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखिए। कर्ता के बाद कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट का प्रयोग करिए। यदि लिंकिंग वर्ब वाला वाक्य निगेटिव भी है तो कॉम्प्लीमेंट से पहले निश्चयात्मक शब्द नॉट का प्रयोग करिए, जैसे कि 8 और 9 उदाहरण। ठीक है, दूसरा है WH टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, WH टाइप का मतलब होता है कि अब इस प्रकार के प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, एक होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आते हैं तब सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम अब क्या खाते हो, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट हमने पहले लगा दिया है। तुम के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, डू, फिर डू लगा दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। व्हाट डू यू ईट नाउ, वह अब क्या करता है, तो अभी क्या की इंग्लिश व्हाट पहले लगेगी, वह के, क्योंकि वह के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग होता है तो व्हाट डज ही डू नाउ, वह कब सोती है, व्हेन डज ही स्लीप, तुम किसे पढ़ाते हो, होम डू यू टीच। ठीक है, तो जो
जो शब्द वाक्य में आएगा बीच में प्रश्नवाचक शब्द, कब इंग्लिश लगेगी व्हेन। किसे, whom। जो शब्द आया है उसकी इंग्लिश पहले हम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर बाकी टेंस करेंगे। ठीक है, ये सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो सेंटेंस सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर, यह बच्चा अब क्यों रोता है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, इनको इन सब उदाहरणों को आप पढ़िएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़िएगा। ठीक है, केवल ऐसे देखने से नहीं समझ में आ जाएगा जैसे कि पहले की वीडियो में आप लोगों ने किया है। ठीक है, बस ऐसे खोला है और बंद कर दिया, मैडम समझ में नहीं आया, तो ऐसे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सारे सेंटेंस पढ़िएगा, उसके बाद फिर, और इससे अच्छा तो ये होगा कि आप इसकी इंग्लिश छुपा लीजिए, अपने आप से करिए, अपने आप से करने के बाद उसको मैच करिए, तब समझ में आएगा कि आपने कितना सही से पढ़ा है ऊपर के नियम। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के जो अनुवाद के नियम क्या होते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है, तो इनके शब्दानुसार जो शब्द आए हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग जो है वाक्य में करेंगे। उसके बाद फर्स्ट टाइप के वाक्यों के नियमों का प्रयोग कीजिए, मतलब आपने सब्जेक्ट जो प्रश्न सूचक शब्द आया है उसकी इंग्लिश पहले लगा दी, उसके बाद जो सहायक क्रिया है सहायक क्रिया लगाइए, उसके बाद कर्ता लिखिए। ठीक है, बाकी फिर बाकी का टेंस करिए। ठीक है, विच से सिलेक्शन प्रकट होता है, जैसे कौन सा अगर वाक्य में है तो उसमें जो है विच लगाएंगे। वह कौन है, इस वाक्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी मांगी गई। वह क्या है, इसमें व्यक्ति के कार्य की जानकारी मांगी गई है। यह क्या है, इस वाक्य से यह प्रकट होता है कि कोई वस्तु विशेष या वह क्या प्रकट करता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन मार्क है वो जरूर लगाते हैं लिखने के बाद। ठीक है, तो अब जो है आपको तीनों प्रकार बताए गए हैं, अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आया है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, इनकी हिंदी रफ में लिख लेना, जहाँ पर आप अपना ग्रामर का काम कर रहे हो, उसके बाद इनको करना। ठीक है, इसके नीचे सबसे नीचे जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है आपका की सारी एक्सरसाइजेज, वहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनकी इंग्लिश लिखी हुई है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और अगर कुछ इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप उन शब्दों को पूछ सकते हैं, उसके बाद अपने आप से करिएगा। ठीक है, और जो सेंटेंस नहीं आ रहा होगा उस सेंटेंस को आप भेजिएगा, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही। पहले इसको एक ही बार मत पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंस जो है वो आपके लिए नए हैं, तो इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके।